नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपका पाठ्यक्रम बीपीएससी 132 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आरंभ करते हैं। जो लास्ट के सेशंस हुए थे उसमें हमने आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अर्थात विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बारे में विस्तृत रूप से बताया था, जिसमें हमने आपको भारतीय परिवेश में किस तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कार्य करते हैं इसके बारे में बताया था। आज हम आपके पाठ्यक्रम से एक नया टॉपिक जिसको कहते हैं राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट करेंगे। भारतीय सिस्टम में या भारतीय प्रणाली में एक राजनीतिक दल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम कोई भी डेमोक्रेसी लेते हैं, डेमोक्रेसी का आधार राजनीतिक दल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से जो विभिन्नताएं हैं किसी भी राज्य की, वो एक प्रॉपर रूप से वो स्पष्ट हो पाती हैं, वो रिप्रेजेंट हो पाती है। पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम देखें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में और हम उसे कंपेयर करें एक डिक्टेटरशिप से या मोनार्की से, तो हमें एक डिफरेंस ये मिलता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या है, बेसिस है। और वहीं अगर हम एक डिक्टेटरशिप में जाते हैं या मोनार्की सिस्टम में जाते हैं, राजतंत्र व्यवस्था में, तो वहां पे राजनीतिक दलों के इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। और मोस्टली हम ये देखते हैं कि उन राज्यों में राजनीतिक दल जो है उनकी कोई ना ही कोई भूमिका है और ना ही जो पावर में होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, वो राजनीतिक दलों को उभर के आने भी नहीं देते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं एक प्रजातंत्र व्यवस्था में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया को हम कहते हैं कि वो बहुत डाइवर्सिटी वाला नेशन है, यहाँ पे बहुत विभिन्नताएं मिलती हैं। तो उन विभिन्नताओं का एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो कौन कर सकता है? वो राजनीतिक दल ही कर सकते हैं। कि कोई अगर हम एग्जाम्पल लें, राजनीतिक दल धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, यानी रिलीजन, कास्ट, इनके बेसिस पे जब बनाए जाते हैं, इकोनॉमिक बेसिस भी होते हैं, तो जब इन बेसिस पे एक राजनीतिक दल को बनाया जाता है तो उस दल का एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि वो उस पर्टिकुलर कास्ट या उस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कैसे काम कर सकता है, उसको कैसे आगे लाने के लिए एक ऐसी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स लाता है जिससे कि उस पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन का उद्धार हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए राजनीतिक दलों को हम मानते हैं ये एक बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड या क्लोजली इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप का। राजनीतिक दल जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए क्योंकि अगर हम भारतीय सिस्टम में भी देखेंगे तो भारत के संविधान में राजनीतिक दल बनाने का किसी अधिकार का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में धारा 29A पार्ट 5 के अंतर्गत हमें इसका वर्णन मिलता है। और ये एकमात्र जगह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जहां पे राजनीतिक दलों से संबंधित एक वैधानिक प्रमाण जो है, एक वैधानिक प्रावधान जो है वो हमें वहां पे मिलता है। तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। आप इसे ध्यान से समझिएगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? क्योंकि जिन चीजों का उल्लेख हमें संविधान में मिलता है वो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अर्थात जो भी, जैसे ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो ये क्या है, इनका वर्णन हमें तो संविधान में मिलता है। और हम ये मानते हैं कि संविधान से ही ये सारे जितने भी ऑफिसेज हैं ये अपने जो शक्तियां हैं ये संविधान से प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इनका क्या है, ये संवैधानिक पद पे है। जैसे एग्जाम्पल में, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी विल बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ये हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो इससे मतलब क्या है, ये संविधान द्वारा निर्मित ऑफिस है। जब हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है जहाँ पे राजनीतिक दल बनाने की बात कही जाती हो। इसके बावजूद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 29A पार्ट 5 के तहत हमें राजनीतिक दलों से संबंधित एक प्रमुख वैधानिक प्रावधान प्राप्त होता है, जिसके बारे में राजनीतिक दलों से संबंधित सारी बातें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत मिलती है। अच्छा, राजनीतिक दल अगर ना हो, एक स्थिति इमेजिन की जाए जहाँ पे राजनीतिक दलों का अभाव हो,
तो हम ये देखेंगे, स्पेशली हम ये बात करेंगे प्रजातंत्र व्यवस्था की, क्योंकि आज के समय में हम ये देखते हैं मेजॉरिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो क्या है वो प्रजातंत्रीय है, वो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। क्योंकि डेमोक्रेसी को, इवन दो हम ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी में कई खामियां हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को फिर भी अगर कंपेयर किया जाए अन्य फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जैसे मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, अगर हम इन चीजों से, इन व्यवस्थाओं से कंपेयर करेंगे तो हम डेमोक्रेसी को काफी बेहतर पाते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जनता की जो भावनाएं हैं, जनता का जो मत है, उसको महत्व दिया जाता है। तो राजनीतिक दल अगर नहीं हो एक प्रजातंत्र व्यवस्था में, तो हम ये मानते हैं कि चुनाव नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी आपके पास एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, तो अगर एक चुनाव कब हो सकता है, जब राजनीतिक दल होंगे, वो दल जो कि रिप्रेजेंटेशन करेंगे जनता का। तो जब तक दल नहीं होंगे तो चुनाव नहीं हो पाएंगे। सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसे सफल रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब दल ही नहीं है तो सरकार कौन बनाएगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ जैसे हमने आपको बताया था कि विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। तो विधायिका में जाके कौन बैठते हैं, विधायिका में यानी लेजिस्लेचर में या एग्जीक्यूटिव में अल्टीमेटली कौन है, जनता के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो जब जनता के प्रतिनिधि वहां जाते हैं, तो जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से उनका चुनाव हुआ होता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उनका कार्य क्या है, उन रिप्रेजेंटेटिव्स का, उन प्रतिनिधियों का उनका कार्य है कि वो किस तरीके से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लेके आए, जिससे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र का उद्धार हो सके, वहां डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए कानून जो है वो उसी के आधार पे बनाएंगे। तो कानून बनाना भी खतरे में पड़ जाएगा अगर हमारे पास एक राजनीतिक दल की व्यवस्था ना हो। अच्छा, इसके साथ ही साथ जैसे हम मानते हैं जब गवर्नमेंट बनती है, तो एक तरफ तो हमारी सरकार होती है जो क्रिएट होती है, उसके ऑपोजिट में हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिशन, यानी कि विपक्ष। तो जो विपक्षी दल है उसका बेसिक काम क्या होता है, उसकी मुख्य भूमिका ये होती है कि वह गवर्नमेंट पे एक चेक रखता है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को लिमिट करता है, उसे सीमित करता है। अन्यथा क्या होता है, गवर्नमेंट मनमाने ढंग से कार्य कर सकती है, उसको रोकने के लिए एक अपोजिशन जो है वो उसकी एक बहुत मेजर पोजीशन होती है, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो सरकार क्या करेगी, अपनी मनमानी कर सकती है। ये जनरली हम देखते हैं एक दलीय व्यवस्था जहाँ होती है, यानी कि वन पार्टी सिस्टम जहाँ होता है, ये भी हम आपको आगे और विस्तार में बताएंगे। तो जो वन पार्टी व्यवस्था होती है वहां पे ये समस्या सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि वहां पे ये देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, एक ही पार्टी है, क्योंकि एक ही दल है, तो वही सारे डिसीजंस ले रहा है, वही सारे निर्णय ले रहा है, वही उनका क्रियान्वयन कर रहा है। तो उन पे चेक रखने के लिए कोई अन्य पार्टी नहीं होती है जो उनकी बनाई गई नीतियों में कमियां या खामियां दिखा सके, उन्हें उजागर कर सके। तो एक तरह से एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जो डेमोक्रेसी होती है वो चीज जो है वो नहीं हो पाती है। अच्छा, जनता की राय भ्रमित रहती है इसके साथ ही साथ, अर्थात पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को राजनीतिक दल जो है वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जब राजनीतिक दलों का अभाव होता है तो पब्लिक ओपिनियन क्या रहता है, भ्रमित रहता है। और इसके साथ ही साथ जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे कामकाज है, उसमें हम राजनीतिक कार्यकाल कामकाज है, उसमें हम देखते हैं एक अक्षमता होती है और एक अस्थिरता होती है। यानी अगर गवर्नमेंट सेंटर में नहीं हो, अगर आप एक स्थिति इमेजिन करिए जहाँ पे केंद्र में सरकार नहीं है या राज्य स्तर पे सरकार नहीं है, तो एक अनार्की, एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब राजनीतिक दल होते हैं तो वह इलेक्शन में भाग लेते हैं, वह वो सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, और फिर वह राज्य को एक सुचारू रूप से चलाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज अर्थात राजनीतिक दल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में। अच्छा, इसके साथ ही साथ क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल जनरली कहा जाता है ये लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़कर और जीतकर सत्ता संभालने और सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। अच्छा, इनके एक साथ आने के कई आधार होते हैं। अर्थात हम देखते हैं जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। जैसे हमारे पास बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, बीएसपी, एसपी, हमारे पास सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो ये क्या है, तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, नीचे डीएमके है, एआईएडीएमके है। तो ये जो
इतनी सारी राजनीतिक दल हैं, ये सब राजनीतिक दल किसी ना किसी आधार पे बनते हैं। हम ये मानते हैं कि राजनीतिक दलों में मतभेद होता है, पर उनके कुछ ऐसे राजनीतिक उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वो एक साथ आते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, हम ये मानते हैं कि राजनीतिक दलों के 3 मुख्य आधार होते हैं। सबसे पहला होता है साइकोलॉजिकल, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। फिर होता है सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक, और इसके साथ ही साथ होता है आइडियोलॉजिकल, अर्थात विचारधारा से प्रेरित। तो इसको समझाने का मतलब ये है कि राजनीतिक दल या लोग जब एक साथ आते हैं, वो एक साथ जुड़ते हैं, तो या तो उनकी विचारधाराएं मिलती हैं, या मतलब विचारधाराएं विचार मिलते हैं, या कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वो सारे के सारे लोग एक साथ आते हैं और उन उद्देश्यों के प्रति उनको अचीव करने के लिए वो काम करते हैं। जैसे अगर हम साइकोलॉजिकल में आपको एग्जांपल दें, मनोवैज्ञानिक आधार एक राजनीतिक दल का, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं यूके का और यूएस का। जैसे हमारे पास यूएस में आप देखते हैं डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, या हम देखते हैं हमारे पास लिबरल्स हैं, कंजर्वेटिव्स हैं। तो लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स जैसे यूएस में है, तो यूके में है, तो आप इसमें क्या देखेंगे कि लिबरल्स कौन से हुए, जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं, यानी कि वो बदलाव लाना चाहते हैं। कंजर्वेटिव्स कौन से होते हैं, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या कहते हैं, उनका कहना है कि वो एकदम से जो चेंजेस आते हैं, समय के साथ जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस लाने में विश्वास नहीं रखते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे जरूरत लगती है उन्हें, उस हिसाब से वह धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित होने में विश्वास रखते हैं। लेकिन जब हम लिबरल्स की बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनका वो उदारवादी है, उनको लगता है नहीं, एकदम से चेंज आना चाहिए, रिफॉर्मर्स। जैसे आप अगर एग्जाम्पल में इंडिया लेंगे, तो इंडिया में जैसे पास में हमारे पास तिलक और गोखले जी का एग्जाम्पल है कि बाल गंगाधर तिलक क्या थे, वो रेडिकलिस्ट थे। उनको लगता था कि नहीं, जो भारतीय जो शासन है, ब्रिटिश शासन है, उसे हटना चाहिए, भारत के हाथ में उसका खुद का शासन आना चाहिए, वो अपने हिसाब से खुद अपने राज्य को चलाएं। और वहीं जो गोखले थे, वो क्या कहते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उनका ये कहना था कि जो उनका हालांकि ये भी मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार का शासन है वो भारत के लिए सही है, और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हम किस तरीके से धीरे धीरे बदलाव ला सकते हैं अपने समाज के बढ़ावे के लिए, या अपने समाज के एवोल्यूशन के लिए, इसमें उनका विश्वास था। तो साइकोलॉजिकल में हम ये मानते हैं कि लिबरल्स होते हैं और कंजर्वेटिव्स होते हैं। जब हम दूसरे श्रेणी में आते हैं, जो दूसरा आधार होता है एक राजनीतिक दल के बनने का, वो होता है सोशियो इकोनॉमिक, आर्थिक सामाजिक। अच्छा, आर्थिक सामाजिक में जैसे आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, रिलीजन बेस्ड जो ग्रुप्स बनते हैं, कास्ट बेस्ड ग्रुप्स बनते हैं, राजनीतिक दल बनते हैं। अच्छा, जैसे अगर हम इकोनॉमिक इसमें रिलीजन में लें, तो आपके पास क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स का एग्जाम्पल हो सकता है, मुस्लिम लीग हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो ये क्या है, जो लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो उस रिलीजन के लिए काम करने के लिए, या उस रिलीजन के लोगों के लिए काम करने के लिए एक साथ आते हैं, और उन्होंने क्या कहा, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स बन गए या मुस्लिम लीग बन गई। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं एक आर्थिक परिवेश में, यानी कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, तो उसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लेबर पार्टी का, या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसान दल का। तो ये क्या है, ये आधार बनते हैं लोगों के साथ आने के। तो राजनीतिक दल जब बनता है, तो राजनीतिक दल बनने का एक मुख्य जो प्रथम स्रोत है, वो तो साइकोलॉजिकल हो सकता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक, जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल दिया लिबरल्स का और कंजर्वेटिव्स का, उदारवादियों का और रूढ़िवादियों का। फिर एक दूसरा आधार इसका क्या होता है, दूसरा आधार है हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक, यानी सामाजिक आर्थिक। इसमें हमने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स हो गए, मुस्लिम लीग हो गया, या फिर अगर हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक में आएंगे, तो किसान दल है, या आपका वो है, किसान दल हो गया, या लेबर पार्टी हो गया। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और आधार होता है जिसके बेसिस पे एक राजनीतिक दल बन सकता है, और आमतौर पे ये देखा जाता है कि यही मुख्य कारण होता है राजनीतिक दलों के बनने का, वो है विचारधारा। विचारधारा अर्थात आइडियोलॉजी। जैसे आपने पास में सुना होगा, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद, साम्यवाद, फासीवाद, नाजीवाद, सोशलिज्म जैसे आजकल बहुत चलता है, समाजवाद। इसके साथ ही साथ समाजवाद के साथ हम देखेंगे वेलफेयरिज्म आजकल बहुत चलता है, लोक कल्याणकारी राज्य। तो ये क्या है, ये विचारधाराएं हैं।
और जो राज्य इन विचारधाराओं, जो लोग इन विचारधाराओं में मानते हैं, वह उन विचारधाराओं वाली पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दें, यूएसएसआर में सोवियत यूनियन जब बना था, तो सोवियत यूनियन के बनने का आधार क्या था? सोवियत यूनियन के बनने का आधार था कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद। अच्छा, साम्यवाद और मार्क्सवाद जो है, ये घनिष्ठ रूप से संबंधित भी है और इसमें हमें डिफरेंसेस भी मिलते हैं। कहा यह जाता है कि मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो है कम्युनिज्म। अर्थात कार्ल मार्क्स की मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो कम्युनिज्म है। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल, यानी कि विश्व की पहली साम्यवादी सरकार अगर हम कहेंगे तो कहाँ बनी थी? वो बनी थी रशिया में, आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन क्रांति के बाद 1917 में एक रशिया में कम्युनिस्ट सरकार आई थी। और उस सरकार ने, कहा जाता है, मार्क्स के जो विचारधारा थी उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देने की कोशिश करी। हालांकि उस सरकार को लाए थे लेनिन, और लेनिन की एक अलग विचारधारा चलती है जिसे कहा जाता है लेनिनिज्म। अर्थात आपको यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि विचारधारा एक आधार बनता है राजनीतिक दलों के साथ आने का। जैसे डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, ये सब क्या है? ये विचारधाराएं। अब जैसे अभी आपको हमने एग्जांपल दिया नाजिज्म और फासिज्म, यानी नाजीवाद और फासीवाद, तो इसमें दो नाम जुड़ते हैं इनसे। नाजिज्म में आपको पता है हिटलर का नाम आता है, और फासिज्म में नाम आता है मसोलिनी का। तो ये दोनों क्या थे? ये दोनों डिक्टेटर्स थे। और इनका जो कॉन्सेप्ट है नाजिज्म और फैसिज्म का, ये बेसिकली एक टोटलिटेरियन स्टेट में विश्वास रखता है। टोटलिटेरियन स्टेट मतलब जब जो रूल कर रहा है, जो सत्ता में है, उसके हाथ में कंट्रोल ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अर्थात सारी शक्तियों का एक तरह से कंट्रोल किसी एक मनुष्य के हाथ में या किसी एक जो सत्ता में है उसके हाथ में होना, इसको एक टोटलिटेरियन स्टेट कहते हैं। वह किसी भी राजनीतिक दल को उभरने नहीं देते हैं। पब्लिक ओपिनियन जो है वो उनके द्वारा संचालित होता है। डिसेंट, यानी कि एक तरह से सरकार या जो सत्ता में है उसके विरुद्ध बोलना अलाउड नहीं होता है। तो ये इन दोनों में एक सिमिलैरिटीज हैं कि ये एक टोटलिटेरियन स्टेट में विश्वास रखते हैं। अच्छा, जैसे सोशलिज्म की हम बात करें तो हम कहेंगे भारत भी सोशलिज्म को इसमें विश्वास रखता है। इसके मतलब है कि हम ना ही टोटली कैपिटलिस्टिक है, मतलब अगर हम समाजवाद की विचारधारा को देखें तो हम ये मानते हैं कि समाजवादी विचारधारा टोटली कैपिटलिस्टिक भी नहीं है, जहाँ पे पूंजीवादियों का कंप्लीट समर्थन भी नहीं करती है। और इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये गवर्नमेंट लेड भी नहीं है, जैसे कि हमें साम्यवाद में मिलता है। साम्यवाद में जनरली कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात होती है। अर्थात गवर्नमेंट होगी और गवर्नमेंट के हाथ में क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के जो साधन है वो केंद्रित होंगे सरकार के हाथ में। ये मार्क्स ने कहा था साम्यवादी सरकार बनेगी और उसके हाथ में क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये चीजें जो है ये किसके हाथ में रहेंगी? सरकार के हाथ में रहेंगी। अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि कार्ल मार्क्स ने ऐसा क्यों कहा था। मार्क्स की जो विचारधारा है उसके बेसिस पे आप देखते हो कि आज के टाइम पे चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, मेक्सिको, इन राज्यों में काफी हद तक साम्यवाद का एक तरह से प्रभाव देखा जाता है। इनके वर्किंग मॉडल में, इनके संविधान में हम साम्यवाद की झलक देखते हैं। तो आखिर मार्क्स ने क्या कहा था कि साम्यवादी सरकार बनाना क्यों जरूरी है? कार्ल मार्क्स का एक विचार था कि विश्व में बहुत ज्यादा असमानता है, क्लास बेस्ड सोसाइटी है। क्लास बेस्ड सोसाइटी मतलब उन्होंने कहा था कि दो तरह के लोग सोसाइटी में पाए जाते हैं। एक है वर्किंग क्लास, यानी कि जो श्रमिक वर्ग है, और एक है कैपिटलिस्ट अर्थात पूंजीपति। उनका ये मानना था कि इन दोनों के बीच में एक गैप है, रिच एंड पुअर का, जहाँ पे कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी जो है वह रिच क्लास में आते हैं। ये हैव्स एंड हैव नॉट है। हैव मतलब जिनके पास सारे सुख साधन हैं, और हैव नॉट यानी श्रमिक वर्ग, जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसका शोषण किया जाता है। तो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि ये जो सोसाइटी में डिवीजन है ये क्लास क्रिएशन है। एक है रिच क्लास और एक है पुअर क्लास, कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास। इसको उन्होंने टर्म दिया था बर्जुआज एंड प्रोलेटारिएट।
तो वो ये मानते थे कि ये जो डिवीजन है ये समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो रिच है वो रिच होता चला जा रहा है और जो पुअर है, जो शोषित वर्ग है, एक्सप्लॉइटेड है, उसका समय के साथ और ज्यादा शोषण होता चला जा रहा है। तो इस गैप को खत्म करने के लिए कार्ल मार्क्स ने एक साम्यवादी सरकार की गठन की बात करी। उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है, मतलब कार्ल मार्क्स का गवर्नमेंट में भी विश्वास नहीं था, और उन्होंने ये कहा मार्क्सवाद के अंतर्गत वो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो भी अल्टीमेटली किसको फोकस करता है या किसको फेवर करता है, वो कैपिटलिस्ट को फेवर करता है। यानी कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो रिच क्लास है, गवर्नमेंट का भी एक इनडायरेक्ट सपोर्ट या डायरेक्ट सपोर्ट हमें क्योंकि दिखता नहीं है इसलिए इनडायरेक्ट सपोर्ट हम ये मानते हैं कि वो कैपिटलिस्ट को देता है, और वो वर्किंग क्लास के उदय के लिए, उनके एवोल्यूशन के लिए कोई काम नहीं करता है। तो मार्क्सवाद ये कहता है कि एक क्रांति आएगी, एक रेवोल्यूशन आएगा, और उस रेवोल्यूशन के बाद एक साम्यवादी सरकार एट द सेंटर स्टैब्लिश की जाएगी, यानी केंद्र में एक कम्युनिस्ट सरकार आएगी, और उस कम्युनिस्ट सरकार के हाथ में क्या होगा, कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी पूंजीवादियों को जो पूंजीवाद बनाता है, जैसे कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल आपको हमने एग्जांपल दिया, तो उसका कंट्रोल कैपिटलिस्ट से लेके कहाँ चला जाएगा, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के हाथ में। और वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक तरह से कंट्रोल करेगी इन सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, और सोसाइटी में एक समानता, एक इक्वालिटी लाने का प्रयास करेगी। तो मार्क्स अल्टीमेटली एक कम्युनिस्ट स्टेट के थ्रू क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है वो ऑब्वियसली आपको इससे समझ में आएगा कि वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी पूंजीवाद का वो बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। और वो ये मानते हैं कि जो साम्यवादी सरकार है वही समाज में इक्वालिटी ला सकती है, जिससे कि जो एक्सप्लॉइटेड वर्ग है, एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड के बीच का जो डिफरेंस है वो समय के साथ वो खत्म कर देगी। इनफैक्ट मार्क्स का ये भी मानना था कि समय के साथ राज्य के अस्तित्व में होने, यानी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम की भी जरूरत नहीं होगी। उनका एक स्टेटमेंट चलता है जिसमें वो कहते हैं द स्टेट विल विदर अवे, अर्थात जो गवर्नमेंट, स्टेट से उनका मतलब है सरकार की संरचना, सरकार जो है वो समय के साथ क्या हो जाएगा, वो उसकी आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब समाज में समानता आ जाएगी तो उसमें गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि हम ये मानते हैं कि ये एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो एक गवर्नमेंट के अभाव में एक राज्य को चलाना, सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है। लेकिन मार्क्सवाद के हिसाब से साम्यवादी राज्य जो बनेगा, जो कम्युनिस्ट स्टेट बनेगा, वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अर्थात आपको बताने का मतलब क्या है यहाँ पे कि राजनीतिक दलों के जो आधार हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, तीन। सबसे पहला हमने आपको बताया साइकोलॉजिकल, अर्थात मनोवैज्ञानिक आधार। तो उसमें हमने आपको एग्जाम्पल दिया लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स का, जैसे कि आपके पास यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद हमने आपको सामाजिक और आर्थिक आधार बताए। सामाजिक आर्थिक मतलब जिसमें धर्म, कास्ट, या फिर क्या कहते हैं किसी भी आर्थिक आधार पे एक राजनीतिक दलों का गठन होता है, जैसे लेबर पार्टी हो गई, किसान दल हो गया, मुस्लिम लीग हो गया। और इसके बाद हमने आपको तीसरा आधार बताया राजनीतिक दलों के बनने का। वो तीसरा आधार क्या है, आइडियोलॉजिकल, अर्थात विचारधारा पे आधारित। इसमें हमने आपको एग्जाम्पल दिया जैसे मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद, साम्यवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, वेलफेयरिज्म, ये सारे एग्जाम्पल्स। इसके अलावा भी कई इज्म्स हैं। ये सारी जहाँ इज्म लग जाता है, ISM, वह जो है वो आपका विचारधारा का रूप ले लेता है, जैसे गांधीज्म भी चलता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ समाज के लिए सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने का उद्देश्य से पार्टियां लोगों के लिए कार्यक्रम और नीति बनाती हैं। विभिन्न पार्टियां लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, और उनकी संबंधित नीतियां कैसे दूसरे से बेहतर है। अच्छा, जैसे इसको ये देखा जाता है जनरली जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो आप देखते हैं मैनिफेस्टो निकालती हैं पार्टीज। तो मैनिफेस्टो क्या होते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जनरली ये दिखाना चाहती है कि उनकी जो पार्टी के पॉलिसीज हैं या उनकी जो प्रोग्राम्स हैं या जो वो परस्यू करेंगे सत्ता में आने के बाद, वो कैसे दूसरी पार्टी या दूसरे दल से बेहतर है।
तो ये एक तरीके का आप एक टसल देखते हैं, या एक तरीके से आप कहिए ये एक राजनीतिक व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था के लिए अच्छा भी है, क्योंकि इसमें परस्पर कोशिश रहती है राजनीतिक दलों की कि वह कैसे समाज की भलाई के लिए अच्छे से अच्छी नीतियां ला सकते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए। अच्छा, राजनीतिक दल जो होते हैं उन्हें हम तीन प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। जो पार्टी सिस्टम है, यानी कि जो दलीय व्यवस्था है, उसे हम तीन प्रकार में, थ्री टाइप्स में विभाजित करते हैं। वो तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। वन पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी या टू पार्टी सिस्टम, और इसके साथ ही साथ मल्टी पार्टी सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले जो एक दलीय व्यवस्था है, इन सबका बहुत संक्षिप्त में आपके जो आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें विवरण दिया हुआ है। जो एक दलीय व्यवस्था है, उसमें क्या होता है, सरकार को नियंत्रित रूप से चलाने के लिए केवल एक ही पार्टी को अनुमति दी जाती है, और वो जो एक राजनीतिक दल होता है वह अन्य राजनीतिक दलों को बनने या उभरने नहीं देता है। जनरली क्या होता है, जो एक दलीय व्यवस्थाएं होती हैं वो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज, अन्य राजनीतिक दलों को इलीगल घोषित कर देते हैं, और अगर वो इलीगल घोषित नहीं करती हैं तो वह उनको किसी भी प्रकार से उभरने नहीं देती हैं, वह उनको नियंत्रित रखती है। तो इसलिए एक दलीय प्रणाली में हमारे पास जनरली एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, और वही एक राजनीतिक दल क्या करता है, पूरे राज्य को चलाने का काम करता है, और वो किसी भी तरीके का डिसेंट यानी किसी भी तरीके का विद्रोह उसको वह प्रोत्साहन नहीं देते हैं, या उसको अक्सर वो दबाने का काम करते हैं। अच्छा, अगर आप एग्जाम्पल में लेंगे एक दलीय प्रणाली में, तो हमारे पास सबसे पहला या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइना का। इसके साथ ही साथ आपके पास नॉर्थ कोरिया है, आपके पास क्यूबा है, मेक्सिको है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एक दलीय व्यवस्था के। अच्छा, जैसे चाइना का हम एग्जाम्पल लेंगे, तो चाइना भी एक कम्युनिस्ट राज्य है। इसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनकी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके संस्थापक जो थे वो थे माओ जेडोंग। ठीक है, और 1943 में इनके नेता और अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान में अगर आप देखें तो वर्तमान के नेता हैं शी जिनपिंग। उन्होंने 2012 में उसमें पावर में आए थे, और 17 में फिर से जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनको दोबारा चुना था, और उसके बाद वो अभी तक अपने स्थान पर बरकरार है। कम्युनिज्म चाइना में माओ जेडोंग के टाइम से था, और कम्युनिज्म हालांकि जो एक्चुअल फॉर्म है, जैसे आप एक देखेंगे पास में हिस्ट्री, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा सा जाते हैं तो हम एक टसल देखते हैं चाइनीज एंड रशियन रिलेशंस में, क्योंकि चाइना भी कम्युनिस्ट है, रशिया भी कम्युनिस्ट है, लेकिन फिर भी दोनों के जो रिलेशंस थे वो कभी भी बहुत हारमोनियस नहीं थे। क्यों? क्योंकि चाइना ने जो कम्युनिज्म अपनाया है, उसका एक टर्म चलता है, वो कहता है कम्युनिज्म विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि उन्होंने मार्क्स की आइडियोलॉजी को जिन जिन राज्यों ने अपनाया है, उन सब राज्यों ने अपनी खुद की एक तरह से फीचर्स जो हैं वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को दिए हैं, और इस तरह से समय की, वक्त की जरूरत के अनुसार वह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में या साम्यवाद की विचारधारा में परिवर्तन लाते गए हैं, और उस परिवर्तन के साथ साथ उन्होंने अपने राज्य को सूट करने वाली जो एस्पेक्ट्स थे उन्हें अडॉप्ट कर लिया। जैसे हम एग्जाम्पल लें अगर नॉर्थ कोरिया का, तो नॉर्थ कोरिया आधिकारिक तौर पर इसको डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। इसके जो इस वक्त के जो नेता हैं वो जाने जाते हैं किम जॉन उनके नाम से। तो इनको ये भी क्या है, ये भी एक वन पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे भी बहुत टोटलिटेरियन एक तरह से हम कहेंगे, अगर आप और थोड़ा सा भी पढ़ें इसके बारे में, तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, पहले यूनिफाइड कोरिया एग्जिस्ट करता था। यूनिफाइड कोरिया का विभाजन हुआ और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में हो गया डिवाइड। जो नॉर्थ कोरिया है अगर उसे साउथ कोरिया से एक तरह से कंपेयर किया जाए, तो हम ये देखेंगे कि दोनों में वास्ट डिफरेंस है। वो बहुत ही क्लोज सिस्टम में काम करता है नॉर्थ कोरिया, जबकि साउथ कोरिया आज के टाइम पे एक बहुत विकासशील देशों में उसका नाम आता है, फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है उसकी। लेकिन जब नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे तो नॉर्थ कोरिया में आपको ये एस्पेक्ट मिसिंग दिखता है। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया काफी हद तक डिक्टेटोरियल इन नेचर है, और इसी की वजह से एक कांस्टेंट टसल देखा जाता है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड द वेस्ट कंट्रीज। पास्ट में वेस्ट कंट्रीज नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करने के लिए चाइना की मदद लेती हैं, सो दैट चाइना कैन मॉडरेट द बिहेवियर ऑफ द नॉर्थ कोरियन रूलर किम जॉन उन। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको अगर हम दें वन पार्टी सिस्टम का, तो उसमें क्यूबा आता है। क्यूबा में सबसे पहले नाम लिया जाता है, जिनका सबसे पॉपुलर नेम है वो है फिडेल कैस्ट्रो का।
पास्ट में क्यूबा एक कहेंगे वर्ल्ड, जब कोल्ड वॉर शीत युद्ध का समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो क्यूबा एक क्लोजली एक कहेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से यूएस और रशिया के बीच में यानी यूएसएसआर के बीच में एक द वर्ल्ड वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। तो क्यूबा एक बहुत सेंटर पॉइंट है इसमें। क्यूबा का शुरू से कोई इंक्लिनेशन नहीं था टुवर्ड्स अ वन पार्टी सिस्टम या साम्यवाद की तरफ जाने का, लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद एक तरह से देखा गया कि फिडेल कैस्ट्रो का जिस हिसाब से उदय हुआ, एक ये वन पार्टी स्टेट स्ट्रक्चर की तरफ ये बढ़ता चला गया। तो वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? सबसे पहला टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम वन पार्टी एक दलीय व्यवस्था, जहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, मेक्सिको आते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही दल होता है, राजनीतिक दल, वही नीतियां बनाता है, वही नीतियों को इम्प्लीमेंट करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है, और अन्य राजनीतिक दलों का कोई विशेष अस्तित्व नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद आता है द्विदलीय व्यवस्था अर्थात बाय पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम। अच्छा, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे यूनाइटेड किंगडम का या अमेरिका का। यहाँ पे सरकार बनाने के लिए केवल दो मुख्य दलों के पास बहुमत से सीटें जीतने का गंभीर संभावना होती है। अच्छा, जैसे कि अगर आप द्विदलीय व्यवस्था में देखेंगे, अगर हम यूके का एग्जाम्पल दें, तो यूके के एग्जाम्पल में यूके आपको पता होगा चार भागों में डिवाइडेड होता है, और उसका जो वर्किंग है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और इनकी व्यवस्था जो है वह दो दलीय व्यवस्था में होती है। अक्सर इसे 2.5 पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है। 2.5 पार्टी सिस्टम इसलिए क्योंकि अदर देन कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी, मतलब जो दो प्रमुख दल हैं उनके, जैसे अभी आप जानते हैं कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो सत्ता में है, तो इन दो दलों के अलावा भी हमें लिबरल पार्टी वहाँ पे मिलती है। तो इसलिए अक्सर इसके लिए 2.5 पार्टी स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल किया जाता है शब्द। लेकिन अगर हम एक विस्तृत रूप से इसकी व्यवस्था को देखें, तो हमें ये द्विदलीय व्यवस्था है। 1920 के दशक से दो ही प्रमुख दल यहाँ पे रहे हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। अच्छा, इसके साथ ब्रिटिश राजनीति में लेबर पार्टी के उदय से पहले लिबरल पार्टी कंजर्वेटिव के साथ साथ अन्य प्रमुख राजनीतिक दल बनाती थी। अच्छा, जब यूएस का हम एग्जाम्पल लेंगे, तो यूएस के एग्जाम्पल में हमारे पास अमेरिका में आपको हमने बताया था राष्ट्रपति व्यवस्था है। राष्ट्रपति व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ पे हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स मिलते हैं बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में शक्तियों का पृथकीकरण है। ये एक राष्ट्रपति व्यवस्था में ही मिलता है, ये एक संसदीय व्यवस्था में नहीं मिलता है। संसदीय व्यवस्था में हमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध मिलते हैं, लेकिन एक राष्ट्रपति व्यवस्था में हमें शक्तियों का पृथकीकरण मिलता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मध्य। अच्छा, अगर हम अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे भी दो ही प्रमुख दल हैं, एक है डेमोक्रेटिक और दूसरा है रिपब्लिकन। और फिर भी अन्य दल जैसे सुधार, उदारवादी, समाजवादी, प्राकृतिक कानून, संविधान और हरित दल राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों को बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज समझने वाली यहाँ पे ये है कि जो बाय पार्टी सिस्टम होता है, जो द्विदलीय व्यवस्था होती है, उसका अर्थ ये नहीं है कि उन दो दलों के अलावा या उनके अलावा कोई और दल अस्तित्व में नहीं होगा। अन्य दल अस्तित्व में हो सकते हैं, लेकिन वह एक रिप्रेजेंटेशन उनको हाउस में नहीं मिलता है। वहाँ पे पार्लियामेंट जो होती है, वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं होता है व्हेन कंपेयर्ड टू द टू मेजर पार्टीज। तो बाय पार्टी सिस्टम का ये अर्थ नहीं है कि अन्य राजनीतिक दल अस्तित्व में नहीं होंगे, अन्य दल होते हैं, लेकिन जो दो प्रमुख दल होते हैं वही हमेशा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अगर अभी आप यूएस का एग्जाम्पल लें, तो डेमोक्रेट्स जो है वो पार में है, जो बिडेन आपको अगर जानकारी में होगा, तो डेमोक्रेट्स सत्ता में है। और अगर हम यूके की बात करें, तो वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में है। तो पहला जो टाइप हो गया पार्टी सिस्टम का, वो हो गया वन पार्टी सिस्टम, जहाँ पे सिर्फ एक दल की व्यवस्था है और उस दल के अलावा कोई और दल अस्तित्व में नहीं होता है। जब हम द्विदलीय व्यवस्था की बात करते हैं, तो हमारे पास दो प्रमुख दल होते हैं। उन दो प्रमुख दलों में जैसे हम एग्जाम्पल ले अगर, तो हमारे पास यूके और यूएसए का है, यूनाइटेड किंगडम का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और जो तीसरा और आखिरी टाइप है पार्टी सिस्टम का, वो है बहुदलीय प्रणाली अर्थात मल्टी पार्टी सिस्टम। अच्छा, बहुदलीय प्रणाली में ये इस व्यवस्था में कई दल
सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और दो या दो से अधिक दलों के पास या तो अपने बल पर या दूसरों के साथ गठबंधन में सत्ता में आने का उचित मौका होता है। तो जैसे कि आप इंडिया का एग्जाम्पल लें, विश्व के कई राज्यों में जर्मनी, आइसलैंड, इंडोनेशिया, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फिलीपींस, पोलैंड, स्वीडन, ये विश्व के कई मेजर डेमोक्रेटिक राज्य जो प्रजातंत्रीय व्यवस्थाएं हैं, वहां पे बहुदलीय व्यवस्था ही मिलती है। अब बहुदलीय व्यवस्था इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये माना जाता है कि जितने भी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जैसे इंडिया को हमने आपको पहले एग्जांपल दिया कि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, तो ये जो हमारे यहाँ विविधताएं हैं, इन विविधताओं का रिप्रेजेंटेशन, इनका प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है? इनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जा सकता है। तो विश्व की कई प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं ने बहुदलीय व्यवस्था को ही अपनाया है। और इसका मतलब क्या है कि कई राजनीतिक दल जो हैं वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि दे टेक पार्ट इन द इलेक्शंस, और उसके बाद अगर किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाती है तो वो गठबंधन की सरकार बनाता है, अर्थात वो कोalition गवर्नमेंट बनाता है और उसके बाद वो सत्ता में आता है। तो ये तीन टाइप के आपकी बेसिक पार्टी स्ट्रक्चर्स हो गए कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हो सकती हैं, तीन प्रकार की: एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भारत ने बहुदलीय व्यवस्था को क्यों अपनाया, यानी कि जो बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसे भारत ने क्यों अपनाया? भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया क्योंकि यह एक तरह से लोकतंत्र को मजबूत करता है। हम भौगोलिक रूप से एक बहुत बड़े राज्य हैं और इसीलिए जो विविधताएं हमारे यहाँ मिलती हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, उन सबके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उन विविधताओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम का होना अस्तित्व में बहुत जरूरी है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जिन रिलीजन सेक्शंस को, रिलीजियस यानी धार्मिक गुटों को, या कास्ट बेस्ड गुटों को, या ट्राइब बेस्ड गुटों को, जिनको रिप्रेजेंटेशन उचित रूप से नहीं मिल पाता है, उन्हें ये लगता है कि उनके हित जो हैं वो किसी भी तरीके से केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनके हितों के लिए केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर रही है। जैसे पास्ट में ऐसे कई एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे सामने, जहाँ पे भारत राज्य को ही अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं तो विश्व के भारत के कई कोनों में से, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, साउथ में कई स्टेट्स ऐसे रहे हैं जिन्हें हमेशा ये शिकायत रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए किसी भी तरीके की ऐसी नीतियां नहीं लाता है या उनके प्रति उनका जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन नहीं करता है, और इसलिए उनका विकास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व कहाँ होगा? उनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों के द्वारा होता है। राजनीतिक दल जो है वो उन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करते हैं, उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, इसके साथ अब हम लेते हैं इंडियन पार्टी सिस्टम की फीचर्स क्या है। अच्छा, इंडियन पार्टी सिस्टम को अगर हम समय समझना है कि भारतीय जो क्या कहते हैं दलीय व्यवस्था है वह कैसी है, तो उसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उसमें हम आपको पूरा कवर करा देंगे कि किस तरीके से इंडियन पार्टी सिस्टम वर्क करता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। अच्छा, इसका सबसे पहला पॉइंट वही है जो अभी हमने आपको समझाया, मल्टी पार्टी सिस्टम, कि भारतीय दलीय व्यवस्था कैसी है। हमारे यहाँ कई सारे दल मिलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये आता है कि 1947 से 1989 के दौरान एक दल प्रमुख बहुदलीय व्यवस्था थी, अर्थात वन पार्टी डोमिनेंट मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका मतलब क्या है? शुरुआत में जब 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ एक पार्टी, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस जो थी उसका सबसे ज्यादा प्रभुत्व था। उस समय अन्य कोई भी जो दल था वह अस्तित्व में नहीं था, और अस्तित्व में था तो उसका कोई नेशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। आप इसको ऐसे समझिए कि पहले 4 वर्ष, तो पहले 4 जो वर्ष हुए थे उसमें क्या कहते हैं इलेक्शंस में ऑपोजिशन में कोई पार्टी थी ही नहीं है अस्तित्व में। तो शुरुआत में इंडिपेंडेंस के ठीक बाद कांग्रेस जो थी उसका बहुत बड़ा वर्चस्व था, सेंटर में भी और स्टेट में भी, यानी केंद्र में भी उसने सरकार बना रखी थी और राज्य स्तर पे भी जो कांग्रेस था वो हर रूप से हावी था। और 1967 के बाद हम देखते हैं कि सीपीआई और डीएमके के साथ मिलके ये गठबंधन में आते हैं।
फिर उसके बाद ये देखा गया कि एक तरह से इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, कांग्रेस का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो 75 की जो इमरजेंसी लागू की गई थी उसके बाद देखा गया कि एक डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी, कांग्रेस की जो एक तरह से लोकप्रियता थी उसमें कमी आई। और उसके बाद 77 में जनता पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जनता पार्टी ने सरकार बनाई। उस समय कांग्रेस जो थी वो विपक्ष में आई 77 में। तो इसलिए बहुत एक जो मेजर फेज था इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें एक मेजर फीचर ये देखा गया कि एक दलीय प्रमुख बहुदलीय व्यवस्था थी। अर्थात इवन दो हमने मल्टी पार्टी सिस्टम को एक्सेप्ट किया था, यानी बहुदलीय व्यवस्था को हमने अपनाया था, येट क्या देखा गया कि बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद भी सिर्फ एक दल जो था उसका प्रभुत्व सबसे ज्यादा था। जैसे अगर आज के टाइम पे आप देखें तो नरेंद्र मोदी जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक ही दल का ज्यादा प्रभुत्व नजर आ रहा है। विपक्ष में अगेन 2014 से हमारे पास ऑपोजिशन में कोई नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है एक मान्यता प्राप्त विपक्ष की उपस्थिति। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसकी, यानी विपक्षी दल का जो नेता होता है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसकी एक पोजीशन होती है। इवन दो उसने गवर्नमेंट नहीं बनाई है, येट उसको एक उसका जो पद है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है। विपक्ष संसद और उसकी समितियों में और संसद के बाहर मीडिया में और जनता के बीच सरकार पर प्रतिक्रिया करते हैं, वह उनसे सवाल करते हैं और उनके द्वारा बनाई गई नीतियों का एक विश्लेषण जो है वो विपक्ष द्वारा किया जाता है। मतलब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ एक ऑपोजिशन का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विपक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सरकार संवैधानिक रक्षकों को बनाए रखे। अर्थात जो गवर्नमेंट चल रही है, जो सरकार चल रही है, वह संवैधानिक रूप से या संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, ये सुनिश्चित करना किसका काम है? ये ऑपोजिशन का काम है। ऑपोजिशन हाईलाइट करता है गवर्नमेंट की गलतियों को, और इसके साथ ही साथ ऑपोजिशन एक तरह से मोस्टली गलतियां ही हाईलाइट करते हैं, बट अगर कोई अच्छी नीति सरकार द्वारा लाई जाती है तो उसको एक तरह से प्रोत्साहन देना, उन्हें उसके लिए इंकरेजमेंट देना, ये भी ऑपोजिशन का काम होता है। तो भारतीय परिवेश में अगर हम देखें तो हमारे पास एक मान्यता प्राप्त विपक्ष है, एक रिकग्नाइज ऑपोजिशन जो है उसकी उपस्थिति हमें मिलती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। आपको हमने बताया था शुरुआत में कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत जो है राजनीतिक दलों के बारे में बात की जाती है, अन्यथा हमें इसका कहीं वर्णन नहीं मिलता है। आर्टिकल 324 में ये कहा गया है कि राजनीतिक दलों को अपना पंजीकरण कराना होता है, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो संविधान भारत के चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनावों के निर्देशन, अधीक्षण यानी सुपरिटेंडेंस और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करते हैं। चुनाव आयोग एक ऑल इंडिया निकाय है, यानी अखिल भारतीय निकाय है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए सामान्य है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में आपको ये रखनी है कि जो नगर पालिकाओं का और पंचायतों का जो चुनाव होता है उससे संबंधित निर्णय जो है वो स्टेट की जो चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो देखता है। अर्थात नगर पालिकाओं और पंचायतों का चुनाव जो है उसका सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल किसके अंतर्गत है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के। लेकिन जो स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं उनका, या जो क्या कहते हैं, जो राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका सारा काम किसके पास है? वो ऑल इंडिया भारतीय निकाय है, एक चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, उसके अंतर्गत आता है। इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 324 में मिलता है। अच्छा, इसका जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत 1951 के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा, इसमें आयोग के साथ उक्त धारा के तहत पंजीकरण की मांग करने वाली पार्टी को आयोग द्वारा निर्धारित निर्देशानुसार इसके गठन की तारीख के 30 दिनों के अंतर्गत आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ इन्हें 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देना होता है, और इसमें पार्टी के ज्ञापन, नियमों, विनियमों और संविधान की एक मुद्रित प्राप्ति, मतलब एक तरह से आप समझिए जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान जो है वो उन्हें सबमिट करना होता है। इस एक्ट के अंतर्गत ये चीज स्पष्ट की गई है।
अच्छा, इसके बाद जो अन्य फीचर्स आते हैं राष्ट्रीय भारतीय राजनीतिक दलों में, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि हमारे यहाँ नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में डिफ्रेंशिएट किया गया है। नेशनल पार्टीज कौन सी होती है? राष्ट्रीय दल जिनका राष्ट्रीय लेवल पे, यानी कि जो लोकसभा के चुनाव में आती हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो होता है कि नेशनल पार्टीज हम किन को मानते हैं? नेशनल पार्टीज वो होती हैं जो लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों में कुल वोटों के कम से कम 6% हासिल करती हैं और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती हैं, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है आपकी, बहुजन समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम मार्क्सवादी जो आती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी। तो ये क्या है? इनको इसके इस वर्गीकरण के अनुसार नेशनल पार्टी का दर्जा इन 7 राष्ट्रीय दलों को दिया गया है। अर्थात ये जो नेशनल इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, उसमें ये भागीदारी ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं क्षेत्रीय दल अर्थात रीजनल पार्टीज। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो है वो समय के साथ बहुत बढ़ गई है। और क्षेत्रीय पार्टियों की विशेषताएं क्या होती हैं? ये आमतौर पे एक विशिष्ट राज्य या विशिष्ट क्षेत्र से द्वारा ही संचालित की जाती है और इनका जो चुनावी आधार है वो सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित है। ये व्यापक नहीं है कि पूरे राज्य में जाए, ये सिर्फ जिस क्षेत्र से खड़ी होती है या जिस क्षेत्र में इनका फॉर्मेशन होता है, ये उस क्षेत्र तक सीमित रहती है। यह क्षेत्रीय हितों को व्यक्त करती हैं और विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई या जाति समूह के साथ अपनी पहचान को ये जोड़ती हैं। तो मतलब जिस क्षेत्र से आई हैं और जिस क्षेत्र के विकास के लिए काम करती हैं, तो उसी क्षेत्र के विशेष रूप से जो सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषा या जाति का जो आधार है, उससे ये अपनी पहचान बनाती हैं। एक तरह से ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो रीजनल पार्टीज फॉलो करती हैं। यह मुख्य रूप से असंतोष के स्थानीय संसाधनों के दोहन या भाषा, जाति या समुदाय या क्षेत्र के आधार पर विभिन्न मौलिक मांगों को संरक्षित करने से संबंधित है। यह स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित होती है और इनका उद्देश्य राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है। अच्छा, भारतीय संघ में राज्य